हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता एंड कंपनी। दोस्तों, ये एमएसएमई का नाम तो अपने आए दिन आजकल आप सुन रहे होंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट इस पैंडेमिक सिचुएशन में आए दिन कोई ना कोई स्कीम निकाल रही है एमएसएमई के लिए, ताकि ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेवलप हो सके एंड अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। वोकल फॉर लोकल, ये जो प्रधानमंत्री जी ने लाया है, उनका यही एक मतलब रीजन है लाने का कि जो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो सके। बट क्या आपको पता है कि अगर आप कोई एमएसएमई है तो आपके जो कस्टमर्स और आपके जो वेंडर्स है उनको भी एक एडिशनल कंप्लायंस करना पड़ता है अगर वो आपके साथ डील कर रहे हैं तो, स्पेशली जब वो एक कंपनी या एक एलएलपी है। आज हम हमारे इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कोई कंपनी या एलएलपी है और अगर आप किसी एमएसएमई के साथ डील कर रहे हैं तो अंडर आरओसी आपको क्या कंप्लायंसेस करने हैं। इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर राहुल अग्रवाल। मिस्टर राहुल अग्रवाल को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो काफी बार जब जब हमने कोई भी कंपनी सेक्रेटरी लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं तो हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए वो हमेशा आगे आए हैं और उन्होंने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। ओवर टू यू मिस्टर राहुल अग्रवाल। थैंक यू शिल्पा, एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि हम अपने व्यूअर्स को एनलाइन कर सकें एक पर्टिकुलर टॉपिक एमएसएमई कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्पीक इज अबाउट एमएसएमई। यहाँ पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में मैं पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ही हम एमएसएमई के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यस, दिस एमएसएमई डेफिनेटली कम्स अंडर वन मिनिस्ट्री, इट्स एन एमएसएमई इटसेल्फ। सो माइक्रो उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, यही इसका एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है जो ये रेगुलेट करता है कि किस तरीके से एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 और उसके रिलेटेड कंप्लायंसेस को देखा जाए। अब रिसेंटली, जैसा कि हम अपने चैनल पे व्यूअर्स को पहले भी बता चुके हैं कि कंपनीज में काफी सारे कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं। तो 2019 जनवरी 22 को कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट लेकर आया जहां पर उन्होंने एक कंप्लायंस की बात करी कि अगर कभी भी किसी भी कंप्लायंस एमएसएमई के रिलेटेड अगर कोई होगा तो उससे कैसे डील करना है। हम आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स पे कंपनीज को बेसिकली एक फॉर्म फाइल करना होता है, एमएसएमई फॉर्म 1। तो ये किसको एप्लीकेबल है, क्योंकि कंपनीज को मैंने जैसे आपको पीछे बताया पीछे वाली स्लाइड में कि कंपनीज के रिलेटेड एक एमएसएमई रिलेटेड कंप्लायंस भी है। तो ये फॉर्म 1 एक फॉर्म है जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल करना होता है। तो ये फॉर्म हम कब फाइल करें, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि हम हर कोई कंपनी, हर स्पेसिफाइड कंपनी जो एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना चाहिए कि अगर वो किसी भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करती है और उसका ड्यू अगर 45 डेज से ज्यादा कंपनी ड्यू रखती है तो उसको उसका एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना चाहिए। अगर हम लीगल भाषा में पढ़े तो एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शेल फाइल एन एमएसएमई फॉर्म 1 डिटेल ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग ड्यूज to micro small enterprises supplier existing on date of notification within 30 days from the date of publication of notification on 22nd 2019। यानी कि हमें 30 दिन के अंदर जनवरी 2019 में इसको डिक्लेयर करना था कि अगर हमारा किसी भी एमएसएमई के पास में अगर 45 डेज से ज्यादा का ड्यू बाकी रखा है तो क्यों बाकी रखा है। तो there is another question jumps into the our mind is What is the meaning of specified companies। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेसिफाइड कंपनीज को ये करना है। तो स्पेसिफाइड कंपनीज कौन होती हैं, अगर हम लीगल टर्म्स में देखें तो ऑल द कंपनीज who get supplies of goods or services from micro and small enterprises whose payments to micro and small enterprises supply exceeds 45 days from the date of acceptance of demand accepted of goods or services as per the provisions of section 9। यानी कि अगर किसी भी कंपनी में वो किसी भी एमएसएमई के साथ में डील करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, अगर उसका ड्यू 45 डेज से ज्यादा तक पेंडिंग है तो उसे ये कंप्लायंस एमएसएमई फॉर्म 1 करने की जरूरत है।
there is another things comes to our mind. What are the due dates for MSME Form 1? Form 1 जो फाइल करना है MSME का, उसकी ड्यू डेट्स के लिए there are criteria, यानी कि every specified shell company file Form 1, but कब? तो ये फॉर्म 2 times फाइल करना है. दिस इज 6 monthly फॉर्म एज पर दी कंपनीज एक्ट, कि आपको हर 6 महीने में इंटीमेट करना है मिनिस्ट्री को कि आपका एमएसएमई के प्रति कितना क्यों बाकी है और कितना बाकी है. तो इसमें फर्स्ट स्लॉट जो है वो आपको फाइल करना है बाय 31 अक्टूबर फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर का जो 6 months का स्लॉट है उसका आपको अक्टूबर में फाइल करना है. एंड जो सेकंड स्लॉट है वो आपको 30th अप्रैल तक फाइल करना है, विद इन मतलब फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th अप्रैल फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू मार्च. यानी कि ये फॉर्म रिकरिंग बेसिस पे एवरी 6 months पे आपको हिट होता है, जहां पर आपकी कंपनी को अगर उसका ड्यू 45 डेज से ज्यादा बाकी है टूवर्ड्स एमएसएमई, तो आपको ये देखना है कि कौन से वाले जो 6 monthly क्वार्टर में वो 6 monthly पीरियड में वो आता है, और आपको वो पीरियड का पर्टिकुलरली 30th अप्रैल फॉर अक्टूबर टू मार्च एंड 31st अक्टूबर फॉर अप्रैल टू सितंबर आपको फाइल करना है. This another things comes to our mind. What are the details that company needs to furnish in MSME Form 1 generally? So there are some basic information definitely as far as people are aware of companies compliances that उनके same number भर के prefill वगैरह होगा, but we are going to talk about कि from the perspective of our client towards whom the dues are pending for more than 45 days, what are the details that one need to furnish to the ministry? The first detail is basic, to which financial year this compliances belong. Second is the name of the supplier, यानी कि आपके supplier का complete detail, PAN of a supplier, amount due towards the supplier, यानी कि आपका कितना ड्यू बाकी है एज ऑन डेट जब आप उसका फाइल करते हैं. हो सकता है कि आपने फर्स्ट 6 month में उसका ड्यू 50,000 बाकी था, जब आप सेकंड स्लॉट में जब उसका करने गए तब भी आपने उससे और कुछ एडवांस सर्विसेज ली जहाँ पे उसका ड्यू फर्दर स्पेंडिंग है. तो हो सकता है कि एक फॉर्म में आपने उसका ड्यू 50,000 है, सेकंड फॉर्म में आपका ड्यू जब आप उसका करने गए तब 1 लाख रुपीज है. तो दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट दी मनी. सेम वे जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिया था फाइनेंशियल ईयर, तो हो सकता है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो उसका पेंडिंग था, तो हो सकता है सेकंड फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ पेंडिंग हो, तो उसके फाइनेंशियल ईयर्स और उसकी डिटेल्स रिपीटेटिव हो सकती है. स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच द अमाउंट इज ड्यू, यानी मैं जैसे आपसे कहा कि पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में भी उसका बाकी हो सकता है, तो हमें स्पेसिफाई करना है कौन सा ड्यू कब से बाकी है और कितना बाकी है. सबसे बड़ा एक रीजन जो हमें इस फॉर्म में फाइल करना है वो ये है कि हमारा जितना भी ड्यूज है 45 डेज से, वो 45 डेज आखिर क्यों एक्सटेंड कर गया. व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल जेन्युइन रीजन बिकॉज ऑफ विच यू कैन एटलीस्ट टेक एन एक्सक्यूज कि यार इसकी वजह से हमारी कंपनी उसको 45 डेज से ज्यादा पेमेंट कर रही है, डिले. तो ये एक बेस्ट है कि आपको इसमें जो भी लिखना है आपको काफी सोच समझ के विद एन एक्सेप्टेंस ऑफ योर क्लाइंट, और जो भी आपके साथ में उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस रीजन को ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को आपको इस रीजन की वजह इससे बेनिफिट भी मिल सकता है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं. कि अगर आपका क्लाइंट या जिससे आपने 45 डेज से ज्यादा ड्यूज रखे हैं, अगर वो कभी किसी लीगल अथॉरिटीज को अप्रोच करता है अपनी ड्यूज क्लियर करने के लिए, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा इस चीज में. तो इस चीज पे काफी प्रेशर देना चाहिए कि जब आप रीजन ड्राफ्ट करें तो वो रीजन आपको ये आपके बेनिफिट और आपके क्लाइंट को आपको ये प्रूव कर पाए कि आपकी क्यों आखिर जेन्युइननेस आपकी उसको शो कर पाए पेंडिंग जो 45 डेज से ज्यादा है. सो बेसिकली दिस इज अबाउट द फॉर्म, कि फॉर्म में क्या क्या आएगा. बट ये फॉर्म सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ डूइंग सम कंप्लायंस नहीं है. ये फॉर्म एक इसलिए है कि ओवरऑल कई बार ऐसा हमने देखा है कि क्लाइंट्स एमएसएमई बहुत छोटे छोटे वेंडर्स हैं, उनका पेमेंट रुका के रखते हैं, उनको बहुत ट्रबल आती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली उनको बहुत इश्यू होते हैं उनकी फॉर्म में. तो उनकी फॉर्म्स में जब इश्यूज होते हैं तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए इस तरीके के कंप्लायंस बनाया, ताकि कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस प्रैक्टिस शुड नॉट कंटिन्यू इट,
should have a valid reason for delaying someone's amount for beyond 45 days. 45 days cycle is generally in the market, so इसको consider करते हुए मिनिस्ट्री ने इस तरीके का निकाला है. तो इस फॉर्म जब हम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड फाइल करते हैं, तो दिस इज द बेसिक डिटेल्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स टुडे. And Shilpa, rest with you, please. The sheets over here. Thank Any you, other Rahul. detail that to us, then we can definitely talk on this. Sure. Thank you, Rahul, for giving us such a lovely update. दोस्तों, so अब आपको पता है कि अगर आप आप खुद भी एक MSME के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप खुद MSME हो और आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो दोनों को क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं अंडर द ROC लॉ. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा. हम कोशिश करेंगे कि हम राहुल जी से उसका रिप्लाई ले सके और आपको उस पर रिवर्ट कर सके. थैंक यू. Thank you.